नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। हम लोगों ने पढ़ाई के क्रम में नया सब्जेक्ट जीएस में स्टार्ट किया था ज्योग्राफ़ी, और लास्ट टाइम हमने देखा था ज्योग्राफ़ी के बारे में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पर कि ज्योग्राफ़ी दो वर्ड लिखे थे। एक वर्ड था जियोलॉजी और एक वर्ड था जियोग्राफी। दो वर्ड मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्क्राइब किए थे सामने। एक था जियोलॉजी और एक था जियोग्राफी। ठीक है, तो जियो का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बता चुका हूँ मैं। जियो का मीनिंग होता है अर्थ और लॉगी का मीनिंग होता है टू स्टडी। मीन क्या हुआ? टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और अर्थ मतलब जियोलॉजी का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। किसका अध्ययन करना? पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। क्लियर था? लास्ट टाइम रिपीट जो आपको मैंने कराया था उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, जियो का मतलब फिर से अर्थ हो जाएगा, और ग्राफी का मतलब होता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन। यहाँ क्या अर्थ निकलेगा इसका? तो ध्यान रखना है, पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। और इसके बाद मैंने बताया था एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन होता है रियल फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो नाम बताया था मैंने, इरेटोस्थनीज। नाम याद रखना है, इरेटोस्थनीज। कंफ्यूज करता है वहाँ पर नाम, ध्यान रखना है। इरेटोस्थनीज ये है रियल फाउंडर ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल के वास्तविक जन्मदाता कौन है? इरेटोस्थनीज। क्लियर था ना? ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने थे। कल भी मैंने लास्ट टाइम की क्लास में कराया था, आज इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पीछे वाली चीज़ करा रहा हूँ जो आपको कराई है मैंने। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। फिर एक पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बताया था यहाँ पर, ग्लोब। तो ध्यान रखना, ग्लोब मैंने बोला था मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ, तो मॉडल क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे प्रारूप। पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब कहलाता है। एक्चुअली हम अपनी पृथ्वी को किस पर डिनोट करते हैं, किस पर दिखा सकते हैं? किस पर दिखाते हैं? ग्लोब पर। तो वही चीज़ कह रहा है, मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब कहलाता है। फिर हमने यहाँ देखा था कि ग्लोब जो होता है, ध्यान से समझना, ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर दो लाइन होती हैं। कौन कौन सी? तो एक तो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी, हॉरिजॉन्टल। देखिए दोबारा बना रहा हूँ एक बार, ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल। और एक होती हैं वर्टिकल। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती हैं वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल, इन्हीं को हिंदी में क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। और जो आप लोगों की वर्टिकली होती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। और ये मैं आप लोगों के लिए
लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये कौन सी डिग्री होती है? 0 डिग्री रेखा कह लीजिए। भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, पृथ्वी के बीच से आ रही है तो इसको कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखना। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है। क्लियर है ना? अक्षांश, देशांतर, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। फिर मैंने कहा था इनमें गैप होता है और गैप यहाँ पर जाते जाते ये कितने डिग्री का बन जाता है? 90 डिग्री। और ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ। इसी तरीके से नीचे 90 डिग्री साउथ। ये पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना आपको पिछले वाली क्लास में भी मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है। एक पूछेगा टोटल अक्षांश रेखाएं बताइए, फिर दूसरा पूछता है कि टोटल अक्षांश पॉइंट बताइए। पॉइंट में ये दोनों पॉइंट को भी आप काउंट करेंगे तो ये 181 हो जाता है। और जब रेखाएं पूछेगा तो ये जो दोनों ध्रुव है ना, यहाँ पर रेखाएं नहीं बनती हैं, केवल क्या बनती हैं? पॉइंट बनते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इनकी संख्या 181 में से घटा देना 2, एक ये, तो बच जाएगी 179। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था। फिर क्वेश्चन कराया था, आपसे पूछता है भूमध्य रेखा पृथ्वी के नॉर्थ पोल से होकर गुजरती है, साउथ पोल से होकर गुजरती है या फिर पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी की ऊपरी सतह से होकर गुजरती है। बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है। क्लियर था यहाँ तक? चलिए आगे की बात करेंगे। इसके आगे ये समझा दिया था। आज देखेंगे हम इंडिया की स्थिति। आज हम देखेंगे इंडिया के बारे में। यहाँ पर इंडिया के बारे में एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ, पूछता है जैसे सपोज दैट मैंने ये बना दिया ग्लोब। ध्यान से समझना, इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ये हो गया आप लोगों का नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। आपसे पूछेगा ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, हम लोग जो आते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखना, इसीलिए N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर N का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ई का मतलब है पूर्वी गोलार्ध। अब आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछता है बताइए ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग यहाँ पर हैं और कैसे हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब देखते हैं भारत की स्थिति, हमारे नक्शे की स्थिति यहाँ पर कैसी है। देखो ध्यान से समझना। देखिए छोटा नक्शा बनाऊंगा थोड़ा सा, बस समझना है हमारे लिए केवल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का नक्शा। ध्यान रखना छोटा बनाया है ताकि समझना है केवल कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए
मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, उनको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रखना थोड़ा सा। अगर मैं इधर साइड की बात करूँ, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के अगर मैं इधर साइड की बात करूँगा तो क्या है हमारा यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और मैं अगर इधर साइड की बात करूँगा तो ये है अरब सागर, इतना सबको पता है, अरब सागर। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप लोग यहाँ पर, अरब सागर, एक क्वेश्चन पूछता है बताइए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो आप बोल देना लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, इसके लिए सेपरेट पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। इसी तरीके से आपसे पूछता है बे ऑफ बंगाल, तो ध्यान रखना मैं यहाँ कुछ बना रहा हूँ ये पॉइंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि बे ऑफ बंगाल में इधर ऊपर तो है अंडमान और नीचे है ग्रेट निकोबार कह लीजिए, निकोबार कह लीजिए, ग्रेट लिख दे रहा हूँ मैं, ग्रेट निकोबार। इतना आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछता है बताइए अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, तो बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में। और आपसे पूछेगा लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई लक्षद्वीप पड़ता है हमारा अरब सागर में। इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और नीचे छोटा सा ये है ड्रॉप के आकार का, ध्यान रखना ये ड्रॉप के आकार का क्या है, श्रीलंका। ये ड्रॉप के आकार का क्या है, श्रीलंका। लेकिन मैं यहाँ पर इसको डिनोट नहीं करूँगा, बस बता दिया है क्योंकि नीचे हमें कुछ लिखना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब भारत की स्थिति देखते हैं। देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर होता था, आजकल की स्थिति अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो आप लोगों को पता है कि ये पूरा बट के इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से कटने के बाद ये क्या हो गया है, लद्दाख। थोड़ा छोटा हो गया होगा, ध्यान रखना, लद्दाख हो गया यहाँ पर। और ये इस तरीके से ये हो गया है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखो। और ये हो गया है UK। इसी तरीके से नीचे चलते चले जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना आता है। वहाँ पर अभी हम नक्शे पे नहीं जा रहे हैं, बस इतना याद रखो कि आपसे पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ परेशान करते हैं, तो ध्यान से समझो। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जगह का नाम है गौर माता, गौर माता। तो बोलोगे कहाँ है, अरे गाज से गौर माता, गाज से गुजरात। ये जगह कहाँ पड़ती है, गुजरात में। कितना बोला मैंने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, गुजरात मतलब गौर माता। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपसे पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु बताओ, सबसे पूर्वी। तो पूर्वी बिंदु है, देखो 68 डिग्री से चले हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इसका नाम है कीवीथू, कीवीथू। और ये पड़ता है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
प्रदेश। ये दोनों पॉइंट बताइए पहले। मैंने बोला अगर आपसे पूर्वी पॉइंट पूछेगा तो ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। पॉइंट का नाम है कीबीथू और जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछा सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, तो अगर आपसे डिग्री पूछ रहा है, सिचुएशन पूछ रहा है बिल्कुल, तो 68 डिग्री 7 मिनट। कहाँ? गुजरात में। नाम बताओ? गौर माता। अब पूछेगा इसी तरीके से भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणी बिंदु, तो ये है, नीचे एरो लगा दे रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आप बोलोगे ये एन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है ईस्ट का। अरे भाई मैंने आपको बताया है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये तो हो गया आपका पूर्वी और ये कहाँ होगा? नॉर्थ में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और नॉर्थ, और आपको ध्यान रखना है इस जगह का नाम क्या है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन दिख रहा होगा। और ध्यान रखना जगह का नाम है तमिलनाडु। स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। जगह है केप कोमोरिन। रिपीट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। जगह का नाम है केप कोमोरिन। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। ये हो गया दक्षिणी पॉइंट। तो आप कहेंगे बताइए भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहाँ पर है? तो इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। और ये वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में है। तो ये आपको पहले 4 पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए कि भाई आपसे, अभी तो क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, क्वेश्चन नहीं बनाया, बस समझो केवल कि आपसे पूछ रहा हूँ भारत का सबसे उत्तरी। तो उत्तरी मतलब ऊपर होता है, उत्तर कहाँ होता है? ऊपर। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। उत्तर ऊपर, नाम तो याद हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? सबसे ऊपर कौन है? लद्दाख। सबसे आपसे दक्षिणी पूछेगा तो बोलोगे केप कोमोरिन। कहाँ है? तमिलनाडु में। नीचे तमिलनाडु में। सबसे पूर्वी पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? कीबीथू। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछेगा सबसे पश्चिमी गौर माता। गौर माता कहाँ पड़ता है आपका? गासे। गौर माता गासे गुजरात। इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है एग्जामिनर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। क्लियर? बोले सब कुछ समझ आ गया। आप कहोगे सब कुछ समझ आ गया, बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमने तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट केप कोमोरिन पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पढ़ा है? इंदिरा पॉइंट पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भी लिखाऊंगा। यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर, और आपसे कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी। तो मैं देखो ये ग्रेट निकोबार है। यहाँ पर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, मैंने इसी में इस तरीके से एरो बना दिया है और नीचे लिख दे रहा हूँ एरो बनाकर। ये है आप लोगों का 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। और इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आप कहोगे ये बताइए जगह कहाँ पड़ती है? अरे देखो कहाँ बनाया मैंने, अंडमान नहीं है, क्या है? ग्रेट निकोबार में। ये जगह कहाँ पड़ती है? ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इतना बताओ, समझ आया ना? अब आप कहोगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आंसर कैसे दें? आपने तो 2 बता दिए कि एक तो है हमारा ये सबसे नीचा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे, और ये 8 डिग्री 4 मिनट पे केप कोमोरिन। अब 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो पूछ चुका है बीपीएस में। क्वेश्चन था भारत की मुख्य पृष्ठभूमि, भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु।
मुख्य पृष्ठभूमि का मतलब समझते हो ना, मुख्य पृष्ठभूमि ये है, ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये है मुख्य पृष्ठभूमि, ये नहीं है, ये पानी से अलग हो रही है। देखो ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पानी पानी है, ये मुख्य पृष्ठभूमि का हिस्सा नहीं कहलाएगा, ये है मुख्य पृष्ठभूमि। भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, आंसर यही देना है। आप बोलोगे क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताओ, तो मैं बोलूँगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब केप कोमोरिन नहीं लगाना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं कह रहा है आपसे, इंडिविजुअल कहता क्वेश्चन के लिए कि बताइए सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हम बोलते ये वाला भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का। अब वो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन ये दोनों अभी लिखा दूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पहले क्लियर है, एक बार देख लो आप फिर से दोबारा से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा जूम कर लिया करो, अगर छोटा दिख रहा है थोड़ा सा हल्का सा स्क्रीन को रिसाइज कर लो, थोड़ा जूम कर लो, स्पष्ट दिखेगा। क्लियर? चारों पॉइंट। ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है छोटे एग्जामों में। लक्षद्वीप में ही हम पढ़ेंगे अभी बिरंजा चूर्ण, मतलब कोरल यहीं पर रहता है, जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूंगों की चट्टानों का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। क्लियर है? चलिए आगे की बात करेंगे हम इसमें। देखिए ये तो हो गई स्थिति, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट कौन सा होता है, कहाँ कहाँ स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि भाई स्टेट भी बता दो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तो जिसमें पॉइंट है वही राज्य हो जाएगा। इतना भी आप लोग याद रखना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब हम इसके आगे का पॉइंट। अब मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट भी है ये। नोट पॉइंट में पहला है भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। देखो पृष्ठभूमि, मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, मुख्य पृष्ठभूमि पूछा है, और जब मुख्य पृष्ठभूमि पूछेगा तो यहाँ पर आएगा केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, और डिग्री कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर? कहाँ पड़ता है? तो मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में TN का मतलब है तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? दूसरा सेकंड पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। यहाँ तक आप लोग मुझे बताइए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पॉइंट पर। कहता है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिए, अंडमान के सबसे नजदीक देश, सबसे
नज़दीक देश, जो अंडमान है आप लोगों का, ठीक है, नीचे निकोबार है, तो कहता है अंडमान के सबसे नज़दीक देश। तो अंडमान के सबसे नज़दीक बिल्कुल बराबर में सटा हुआ देश है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यह पहले 1937 से पहले इंडिया का ही हिस्सा होता था, बट 1937 में ये भारत से अलग होकर अलग देश बन जाता है। और यहीं पर पगोड़ाओं का देश, पगोड़ा कहते हैं जो बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं उनके ऊपर गुंबद आकार के जो होते हैं उन्हें पगोड़ा कहते हैं। तो पगोड़ाओं का देश म्यांमार कंट्री को ही कहा जाता है। और यहीं से चंदन की तस्करी होती है, और ये किसके द्वारा? पहाड़ों और वनों के द्वारा भारत से अलग होता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया अंडमान के सबसे नज़दीक देश म्यांमार। ऐसे ही पूछेगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक देश, ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक देश। तो ग्रेट निकोबार उसके नीचे है, ऊपर म्यांमार है और नीचे है इंडोनेशिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देखो दोनों में अंतर है, मुख्य पृष्ठभूमि कहेगा ना तो वो मेन इंडिया की बात कर रहा है। बंगाल की खाड़ी हालांकि भारत का हिस्सा ऐसा नहीं है, बट पानी से अलग होने के बाद है। और बुरा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखेगा तो इंदिरा पॉइंट। अंडमान के सबसे नज़दीक देश म्यांमार। ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। ये हो गया नॉर्मली जो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इसके बारे में। क्लियर है ना? यहाँ तक चारों पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब आप बात करते हैं अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। एक एक करके पढ़ते हैं कि उनके साथ में क्या है, क्या विवाद चल रहा है प्रेजेंट में हमारे साथ, उसका इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इनको भाई आप लोग चाहो तो नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बट लिख लिया करो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे जाते हैं बार बार। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे हम लोग, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। अब देखो समझना अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन होकर पकड़ना। पहला पड़ोसी देश हम बात करेंगे जो हमसे ही अलग हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। देखो समझो पाकिस्तान के बारे में कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, यहाँ कब अलग हुआ? तो ध्यान रखना ये डेट है 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को ये अलग हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। सेकंड, दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना आप लोग इसी के बारे में, यहाँ लिख दे रहा हूं, टोटल बाउंड्री शेयरिंग। मतलब समझते हैं ना, टोटल कितनी बाउंड्री लगती है, टोटल कितनी बाउंड्री लगती है इंडिया के साथ इसकी। तो ध्यान रखना ये लगती है 23 किलोमीटर।
23 किलोमीटर। देखिए अलग कब होता है, 14 अगस्त 1947 को अलग, पूरा लिख दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा, को अलग, को अलग, अब समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर कि भाई ये 14 अगस्त 1947 को अलग हो जाता है। टोटल बाउंड्री शेयरिंग करता है हमारे साथ में कितनी, 23 किलोमीटर। और मैं यहीं पर आगे बात करूंगा इसी में अभी अगले पॉइंट पर, टचिंग स्टेट, टचिंग स्टेट्स मतलब कौन कौन सी वो स्टेट हैं भारत की जिनकी बाउंड्री इस पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पहला है, मैं सीधे नीचे से चल रहा हूं, पहला है गुजरात, ऊपर बढ़ जाइए, राजस्थान, ऊपर बढ़ जाइए, पंजाब, और ऊपर बढ़ जाइए, जम्मू कश्मीर, और ऊपर बढ़ जाइए, जो अलग हो गया लद्दाख। तो आप बोलेंगे टचिंग स्टेट बताइए, तो कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए भारत की पाकिस्तान की बाउंड्री भारत की कितने स्टेटों से लगती है। तो आंसर हो जाएगा 5 स्टेट से लगती है, और हो सकता है उनमें से नाम दे दे। तो पहला गुजरात, राजस्थान, देखो नीचे से चलो, नीचे से चलिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब के ऊपर JNK, और JNK के ऊपर कौन बैठा हुआ है, लद्दाख। तो 14 अगस्त 1947 को अलग हो जाता है। टोटल बाउंड्री शेयरिंग करता है 23 किलोमीटर। टचिंग स्टेट कुल 5 हैं, पांचों के नाम मैंने लिखा दिया है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा आप लोगों से, यहीं पर ध्यान रखना, लिख दे रहा हूं मैं, रेड क्लिफ लाइन, हिंदी में रेड क्लिफ लाइन। आपसे कहेगा ये रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य खींची गई है। तो आपका आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ तक आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी पॉइंट में किसी भी तरीके का डाउट हो कि भाई पाकिस्तान कब अलग हुआ हमसे, 14 अगस्त 1947 को ये अलग हो जाता है। टोटल बाउंड्री शेयरिंग होती है 23 किलोमीटर, ये हमारे साथ शेयर करता है। टचिंग स्टेट देखेंगे तो कुल मिला के 5 हैं, 5 में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK और लद्दाख है। और अगर हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य खींची गई है, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान। ये तो हो गया नॉर्मली जो हम लोगों को पता होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। इस कंट्री के बारे में इतना ही काफ़ी है, और सब जानते हैं कैसा क्या है, ठीक है। इतना काफ़ी है जो हमसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके साथ हमारा डिस्प्यूट ना चले, तो डिस्प्यूट तो चलना कह सकते हो नॉर्मली बात है। तो हम इसके बारे में, इसका क्वेश्चन हमसे डिस्प्यूट वाला पूछ लेगा, जो करंट में भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, रफ करूँ इसको, चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में किस तरीके से क्या है। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्प्यूट, विवाद। डिस्प्यूट देखो, डिस्प्यूट विवाद, डिस्प्यूट विवाद। देखो पहला विवाद है, फर्स्ट विवाद है, लगाओ इंपॉर्टेंट इस पे, SSC का क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद।
सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद। देखिए क्वेश्चन था इस सर क्रीक में क्रीक का क्या अर्थ है, तो क्रीक का मतलब होता है रेंगना। क्या होता है? रेंगना। तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा था क्रीक का अर्थ बताइए, तो क्रीक का अर्थ होता है रेंगना। क्लियर है ना? थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ इसको, रेंगना। रेंगना, क्लियर? इसको याद रखना आप लोग, रेंगना। फिर आपसे पूछेगा ये सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो इंडिया और पाकिस्तान। फिर आपसे कहेगा ये कैसा क्षेत्र है, तो मैं लिख दे रहा हूं दलदली क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये? ध्यान रखना, दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? दलदली क्षेत्र है। तो आप कहोगे विवाद क्यों है, तो ध्यान दीजिए, जब ये अलग हो जाता है पाकिस्तान, तो यहाँ पर आपके गुजरात के पास में जगह पड़ती है कच्छ, और पाकिस्तान में जगह पड़ती है सिंध। तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा ज़मीन था जो बंजर पड़ा था, तो इंडिया वाले कह रहे थे कि भैया आप ले लो, पाकिस्तान वाले कह रहे थे नहीं हमें ज़रूरत नहीं है आप ले लो। तो होता क्या है कि वो दोनों में इसी तरीके चलता रहता, क्योंकि कुछ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं था, वो बिल्कुल बेकार थी, बंजर भूमि थी। होता क्या है, सागरीय गति के कारण वहाँ पर पानी आ जाता है, और जब पानी आ जाता है वहाँ पर, तो कुछ दिनों बाद देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ और पेट्रोलियम मिलने लगता है। तो ध्यान रखना, देखो क्या है, मछलियों व पेट्रोलियम की अधिकता। तो भाई विवाद की जड़ क्या बना? ये बना कि जो आपका मछलियाँ और पेट्रोलियम वहाँ उत्पादित होने लगा, ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा, इसलिए तो अब कह रहे हैं ना, हालांकि हिस्सा किसका है, अधिकार किसका है, हमारे भारत का है। ध्यान रखना, हमारे भारत का है, बट उस समय छोड़ रहा था, बोले कि ले लो, बट अब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा है, और यहाँ पर हमें मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलती हैं, और साथ में यहाँ पर किस चीज़ को देखा गया है, पेट्रोल भी यहाँ से निकल रहा है। दलदली क्षेत्र है, मछलियाँ व पेट्रोलियम की अधिकता। आप कहोगे भैया कितना किलोमीटर है जो इस पर विवाद चल रहा है, तो ध्यान से समझो, ये है 96 किलोमीटर एरिया। कितना है ये? 96 किलोमीटर का एरिया है। इसको ध्यान रखना, 96 किलोमीटर का एरिया है जिस पर ये विवाद है। कौन सा? सर क्रीक विवाद। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। क्लियर? अब यहाँ समझो आप लोग, आप कहेंगे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अब होता क्या है, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि इंडिया वालों ने कुछ पाकिस्तान के मछुआरों को गिरफ्तार किया है, या आपने सुना होगा इंडिया वाले कुछ मछुआरे पाकिस्तान नेवी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो हुआ क्या था, इस विवाद को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में समझौता हुआ है। ठीक है, समझौता हुआ है कि आप इधर से इधर नहीं आएंगे, हम इधर से इधर नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखो ये तो रहा पाकिस्तान, और ये रहा इंडिया, और ये बीच में हो गया इस तरीके से, ध्यान रखना, ये हो गया एरिया सर क्रीक। कौन सा एरिया हो गया? सर क्रीक। क्लियर? ये सर क्रीक है। सर क्रीक। अब पाकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा वहां से, ध्यान रखना भाई, जगह का नाम क्या है? सिंध। जगह का नाम क्या है? सिंध। और इसी तरीके से इंडिया में एक जगह है, जिसका नाम क्या है? कच्छ। क्या नाम है? कच्छ। और ये कच्छ कहाँ पड़ता है भाई? कहाँ है कच्छ? गुजरात। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं,
कच्छ। कहाँ है ये? गुजरात। तो ध्यान दीजिए, बोले तो इसमें क्या याद करने वाली बात है? पता तो चल रहा है कि भाई कच्छ इंडिया का कच्छ है और पाकिस्तान का सिंध है, इन दोनों के बीच में ये 96 किलोमीटर का एरिया है। कितना किलोमीटर है? 96 किलोमीटर का, जिसके लिए विवाद हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ वो पूछता है इंपॉर्टेंट। जब मैंने बोला ना अभी कि कुछ इनमें समझौता हुआ है कि आपके मछुआरे हमारे साइड में नहीं आएंगे या लोग नहीं आएंगे, तो आपके हमारे साइड नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना एक लाइन, दो लाइन है, एक है ग्रीन लाइन, एक है रेड लाइन। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा था बीपीएस वाले में कि रेड लाइन किसने खींची है और ग्रीन लाइन किसने खींची है। तो आप मुझे बताओ पाकिस्तान के झंडे का कलर ग्रीन, तो ये तो अपने आप को हर जगह हरा हरा मानते कि ये हमारी जगह हमारी जगह है, तो इन्होंने खींची है कौन सी लाइन? ग्रीन लाइन। इस लाइन का नाम है ग्रीन लाइन। इनका कहने का मतलब है आप इस लाइन के इधर नहीं आएंगे। और इंडिया वालों को तो पता है भाई बहुत अच्छे से, वो तो हम इसको दुश्मन मानते हैं, हमें इनसे खतरा है। खतरा कैसे कलर का होता है? रेड। तो इंडिया ने कौन सी खींची है? रेड लाइन। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, यही इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि भैया रेड लाइन किसने खींची है, ग्रीन लाइन किसने खींची है। अगर अच्छा एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान वालों ने ग्रीन लाइन खींची है, इंडिया वालों ने कौन सी लाइन खींची है? रेड लाइन। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी सरकरेख विवाद में। कैसा क्षेत्र? दलदली क्षेत्र। कितना किलोमीटर? 96 किलोमीटर। किस किस के मध्य विवाद है? इंडिया और पाकिस्तान। क्यों हुआ विवाद? यहाँ पर पेट्रोलियम ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा और मछलियों की बहुत ज़्यादा तादाद, यहाँ पर संख्या बढ़ गई। कितना किलोमीटर? 96। पाकिस्तान वालों ने हरी लाइन खींची है, हम लोगों ने रेड लाइन खींची है, बात खत्म हो गई। क्लियर है ना? ये हो गया आप लोगों का सरकरेख विवाद। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा डिस्प्यूट देखते हैं। दूसरा डिस्प्यूट है इसके साथ हमारा, ये तो हो गया एक आपका। नेक्स्ट अगला देखिए, सेकंड डिस्प्यूट। दूसरा डिस्प्यूट है, सेकंड डिस्प्यूट लिखिए, कच्छ का रण। कच्छ, रण नहीं लिखना, रण लिखना, ठीक है। कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कच्छ जगह कहाँ पड़ती है भाई? इंडिया में। और इंडिया में कहाँ? गुजरात में। तो आप कहोगे कच्छ का रण तो हमने सुना है, ये भी कैसा क्षेत्र है आपका? दलदली। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र। ये भी कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। और कुछ इंपॉर्टेंट है कच्छ के रण में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों फेमस है? क्यों विवाद की जड़? नमक उत्पादन। ध्यान रखना है, नमक उत्पादन। लगा लो स्टार इस पे, सितारा। नमक उत्पादन। तो जो कच्छ का रण है उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है? नमक उत्पादन होता है। और साथ में याद रखना, यहाँ पर्यटक आते हैं, और पर्यटक ज़्यादातर मोस्टली कौन से होते हैं? जापान। कहाँ से आते हैं? जापानी। क्लियर है ना? पर्यटक आते हैं। अब आप बोलोगे पर्यटक से क्या फ़ायदा है, तो मैं उसको भी समझाऊंगा। अभी एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पर, उसको भी लिख लो। क्यों आते हैं? नमक तो देखने नहीं आएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर होती है, यहाँ की क्या चीज़ फेमस है? हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध। समझ आ गया? अब समझ में आ गया होगा। बोले क्यों आते हैं ये पर्यटक यहाँ पर? अरे भैया ये नमक देखने थोड़ी नहीं आने वाले यहाँ पर कि नमक देखेंगे चलो नमक बन रहा है वहाँ पर, नहीं। ये आते हैं
हस्तशिल्प कला के लिए। वहाँ पर हाथ से जो कलाएं बनाई जाती हैं, अदाकारी की जाती हैं, उन्हें देखने के लिए आते हैं। और जब पर्यटक आएंगे तो अपने देश की करेंसी इंडिया में देके जाएंगे, और जब इंडिया में देके जाएंगे तो इकोनॉमी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, और वर्ल्ड में इकोनॉमी में हम कहाँ आ जाएंगे, ऊपर। तो यही पाकिस्तान चाहता है कि ये हमारे अंडर में आ जाएगा तो पर्यटक हमारे यहाँ पर आया करेंगे, हमारे नाम हुआ करेगा, हमको इकोनॉमी मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंडिया का है और ये इंडिया का ही रहेगा। और ध्यान रखना, अगर मैं इसके यूज की बात करूँ, यूज मतलब उपयोग, कि इसका कौन कौन इंडिया पाकिस्तान में कितना कौन उपयोग करता है, किस पर कितना अधिकार है, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, अधिकार भी बात कर सकता हूँ। क्लियर है ना, अधिकार कह लीजिए। तो इंडिया, इस कच्छ के रण में इंडिया का 90% अधिकार है और पाकिस्तान का मात्र 10%। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेशियो पूछा है, कच्छ के रण पर इंडिया और पाकिस्तान का अधिकार का रेशियो, तो 9:1 हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा, 9:1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। क्लियर, कच्छ का रण भी समझ में आएगा। किस किस के मध्य विवाद है ये, इंडिया और पाकिस्तान। कैसा क्षेत्र, दलदली। क्यों, नमक उत्पादन होता है, पर्यटक आते हैं हस्तशिल्प कला को देखने के लिए, इसलिए विवाद बना हुआ है। अब हालांकि सिमट चुका है ये, बट हमेशा रहता है विवाद। क्या है, इंडिया 90% यूज करेगा, पाकिस्तान 10% यूज करेगा। 2 विवाद हो गए, पहला सरकरीक, दूसरा कच्छ का रण। आगे ले देखते हैं, तीसरा डिस्प्यूट देखो, तीसरा डिस्प्यूट देखेंगे इसके साथ। तीसरा डिस्प्यूट, थर्ड डिस्प्यूट। तीसरा डिस्प्यूट है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, शॉर्ट फॉर्म में बोलो POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, ध्यान रखना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। ध्यान दीजिए, मैंने बताया ये कब अलग हुआ था हमसे, 14 अगस्त 1947 को। और जब ये अलग होता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई जो पाकिस्तानी भाई हैं इंडिया में रहना चाह रहे हैं वो इंडिया में रह सकते हैं, और जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, पलायन करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं। या कुछ हिंदू वासी हैं जो भी पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो जब हम लोगों ने ऐसा रूल बना दिया, ऐसा बोल दिया, तो लगा सब कुछ ठीक है भाई, तो लगा सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमने तो ऑफ़र दिया है कि जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तो हम लोग आराम से घरों में बैठ गए। और जैसे ही अलग होते हैं, घर पहुंचते हैं, अपना घर बसाते हैं, आशियाना बसाते हैं, कहाँ, पाकिस्तान जाके। ये उसी साल मतलब 1947 में कुछ दिनों के पश्चात आक्रमण कर देते हैं। और कौन से एरिया पे आक्रमण कर सकते हैं आप लोग जानते हैं, क्या नाम है उसका, कश्मीर। कहाँ पर, कश्मीर। क्योंकि हमारी सेना उस समय इतनी एक्टिव नहीं होती है, उनको लगा है सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल है, कुछ नहीं होने वाला है भाई, सब कुछ जैसा चाह रहे थे वैसा कर दिया। बट वो आक्रमण कर देते हैं और सेना तैयार नहीं होती है तो वो अंदर घुसते हुए चले आते हैं। क्लियर है ना, ध्यान रखना, अंदर घुसते हुए चले आते हैं और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर जो पश्चिमी भाग है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और इसी को बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। समझो, छोटा सा बना रहा हूँ इसको मैं, ये इस तरीके से समझ लीजिए। ये तो ये पहले पूरा JNK होता था, बट इस समय प्रेजेंट की बात करूँगा तो ये जो ऊपर वाला है ये लद्दाख है, और मैं इसकी बात करूँगा
तो ये बन चुका है अब क्या J&K। तो ध्यान रखना यहाँ पर इसी तरीके से ये जो एरिया है ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर होता था, अब नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये वाला ये एरिया है POK, ये एरिया यहाँ तक इन्होंने क्या कर लिया है, घेर लिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला एरिया किसके अंतर्गत आता है, पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया है। तो आप कैसे बोलेंगे, बोले तो आखिरकार हुआ क्या था, अरे इन्होंने आक्रमण करके अधिकार कर लिया, क्या हमारे भारतीय सैनिक बैठे रहे, भारतीय सैनिक बैठे तो नहीं रहे, बट एक गलती जो हुई हम लोगों से, हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चले, तो ये जो केस हुआ था, तो मैं एक पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, 1948 या 47 लिख लो यहाँ पर, 1947, 1947 में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर कश्मीर के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया, जिसे आज POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी, कैसे क्या हुआ, जब ये अलग हुआ तभी हम लोग आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। और कौन से भाग पर अधिकार किया था, पश्चिमी भाग पर। कौन सा भाग था वो, पश्चिमी, जिसे आज हम लोग POK कहते हैं। तो आप कहोगे सर इंडिया की भी कुछ कार्रवाई तो हुई होगी, सैनिक कार्रवाई नहीं की तो कोई और तो कार्रवाई की होगी। अगर वो लोग रूल के अकॉर्डिंग भी चले होंगे, बिल्कुल सही बात है, रूल के अकॉर्डिंग चले हम लोग। और उस समय हमारे जो PM थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होता क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान रखना, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो केस हुआ है ना, इस केस को UNO अर्थात वर्ल्ड बैंक, लो कहाँ पहुंच गया केस आपका, इन्होंने कहाँ पहुंचा डाला, वर्ल्ड बैंक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस केस को UNO अर्थात वर्ल्ड बैंक में पहुंचा दिया। अब ध्यान से समझना, ये चाहते तो यहाँ पर जहाँ ये आगे तक आ गए थे और अभी यहाँ तक आ चुके हैं, घुस चुके हैं, इन्हें खदेड़ा जा सकता था सैनिक कार्रवाई के आधार पर, बट इन्होंने रूल के अकॉर्डिंग चले और ये पहुंच गए कहाँ पर, UNO वर्ल्ड बैंक में इस केस को पहुंचा दिया। और जब वर्ल्ड बैंक में ये केस पहुंचता है तो वहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है
वो आदेश देती है कि भैया जहाँ तक ये पाकिस्तानी आ चुके हैं वहीं तक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसने ये नहीं कहा कि पीछे हटा दो, उसने कहा आगे नहीं बढ़ेंगे और यहाँ एक लाइन खींच देगी जाएगी और इसी लाइन को LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। समझ में आ गया LOC कैसे बनी? ये है LOC बनने का कारण। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूँ नीचे रफ करके, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछता है LOC से, तो लिखो यहाँ पर पॉइंट है, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में नियंत्रक या नियंत्रण रेखा, LOC खींची गई। देखो ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन, मोस्टली आप लोग सभी जानते हैं LOC किसके बीच में है, बट यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं कि इसका निर्माण कब हुआ आखिरकार। अधिकार अब हुआ, बनी बहुत बाद में है, 3 जुलाई 1972 में। हाँ जी, देखो ये अधिकार करके बैठा 1947 में, वर्ल्ड बैंक में पहुंचा दिया, 3 जुलाई 1972 में ये बनाई जाती है। कितना किलोमीटर का एरिया है? तो 742 किलोमीटर एरिया है जिस पे ये खींची गई है। 742 किलोमीटर ये क्या है? एरिया है। और इसी LOC का एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार बना लो आप लोग। क्वेश्चन आता है इसका एंड पॉइंट का नाम बताओ। एंड पॉइंट क्या है? तो मैं लिखा दे रहा हूँ, एंड पॉइंट का नाम है NJ 9842। बोलोगे आता है? अरे भाई ये UPSC का क्वेश्चन है कि इसका एंड पॉइंट कौन सा है। तो ये इसका एंड पॉइंट है 9J, ध्यान रखना, NJ 9842। ये 3 पॉइंट याद रखो। किसके बारे में? LOC के बारे में। कब खींची गई? 3 जुलाई 1972। 742 किलोमीटर एरिया है और इस LOC का लास्ट पॉइंट है जो वो है NJ 9842। NJ 9842 क्लियर है ना? कब खींची गई? किसके कहने पर? वर्ल्ड बैंक के कहने पर। यहाँ तक क्लियर है? आप ध्यान से समझो, एंड पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन पूछा है AGPL क्या है? AGPL यहाँ लिखा रहा हूं मैं, AGPL समझो, AGPL इसका फुल फॉर्म याद रखो पहले तो, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। आप कहोगे अरे काम बताओ, इस AGPL का काम क्या है आखिरकार? ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना, ये जो LOC का एंड पॉइंट है NJ 9842, इसको ये जोड़ता है यहाँ पर जो बैठा हुआ है दर्रा। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल। तो लिख लो
यह LOC के एंड पॉइंट NJ9842 को इंदिरा कॉल से जोड़ता है। यही क्वेश्चन पूछा था उसने और इसीलिए मैंने कराया है AGPL, और कोई कराने का मतलब नहीं है। क्वेश्चन यही कहता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस किस को जोड़ती है, तो ध्यान रखना NJ9842 को इंदिरा कॉल से जोड़ती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सितारा बना लीजिए इस क्वेश्चन पे भी, सितारा। ऐसे क्वेश्चन अब देखो एग्जामिनर आप लोगों को पता है सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि भाई बताओ LOC किसके मध्य है, नहीं, वो LOC से क्वेश्चन बनाएगा इसका एंड पॉइंट कौन सा है, कब खींची गई, कितना किलोमीटर एरिया है, AGPL क्या है, काम क्या होता है। इतना मुझे लगता है कि समझ आ चुका होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इतना क्लियर होगा। तो AGPL क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये जो वाली लाइन है ना आपकी, इस लाइन का जो एंड पॉइंट है और जो इंदिरा कॉल है जो यहाँ से यहाँ तक खींची गई है इसके मध्य में जोड़ने वाली लाइन, यही है AGPL। अरे कोई ये तो नहीं पूछना चाह रहा कितना किलोमीटर एरिया है ये AGPL का, 110 किलोमीटर एरिया है, लिख लो चाहो तो लो, 110 किलोमीटर एरिया, 110 किलोमीटर की है ये AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्लियर। 3 विवाद करा दिए, कौन कौन से, एक था सरकरी, कच्छ का रन, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने किया हमारा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्लियर। एक लास्ट विवाद रह गया है, ये आका पाकिस्तान, फिर फिनिश हो जाएगा। फिनिश का मतलब पढ़ना नहीं है इसको, फिनिश नहीं होने वाला है, ठीक है, अभी हो भी सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, देखो नेक्स्ट, ये हो गया आप लोगों का 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इनको अच्छे से याद रखना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अब बिल्कुल। और लास्ट आप लोगों का डिस्प्यूट है हमारा इसके साथ में, क्या, सियाचिन ग्लेशियर। और ये जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, लोग कहते हैं अरे भाई ये तो किस किस के मध्य है, भारत और चाइना। गलत, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या आता है चीन, तो सोचते हैं ये चीन के मध्य होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखना, गलती नहीं करना है, कहीं गलती कर दो, गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट, तो मैं कुछ पॉइंट करा रहा हूँ। ग्लेशियर क्या होता है, केवल ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट पढ़ ले रहे हैं इसके बारे में। ग्लेशियर लो, ग्लेशियर क्या होता है, हाँ जी, तो समझो ग्लेशियर क्या होता है। कवर्ड ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, मतलब बर्फ से ढका क्षेत्र, बर्फ से ढका, बर्फ से ढका क्षेत्र ग्लेशियर कहलाता है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट सुनो ग्लेशियर का, ग्लेशियर से कोई ना कोई नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है, ये ओरिजिन स्रोत होता है, उद्गम होता है। ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए अभी ग्लेशियर के हवाले में, पता होना चाहिए कि कवर्ड ऑफ स्नो, बर्फ से ढका क्षेत्र ग्लेशियर कहलाता है। अगर हम उसके बाद बात करेंगे कि ग्लेशियर से कोई ना कोई नदी जरूर
निकलती है, कोई ना कोई आप लोगों का छोटी मोटी नदी का उद्गम होता है। तो हम छोटी मोटी नदियों को पढ़ते नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से समझो, तो आप कहोगे अरे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताओ, यहाँ से कोई नदी निकलती है क्या? बिल्कुल सही बात है, निकलती है। लिख लो, यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर से, ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से इस पे अंडरलाइन कर लेना। नुब्रा नदी, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है। आप कहोगे अरे हमने तो नुब्रा नदी का नाम सुना ही नहीं है कभी आज तक। अरे सुना इसलिए नहीं है क्योंकि नुब्रा नदी आगे बढ़ जाके, जैसे ही आगे बढ़ती है ये मिल जाती है श्योक नदी में। कहाँ? श्योक नदी में। कहाँ मिल जाती है? श्योक नदी में। फिर आप कहोगे हमने तो श्योक नदी के बारे में भी नहीं सुना है भाई। तो इसलिए नहीं सुना है क्योंकि श्योक नदी आगे चलकर ये मिल जाती है आपकी सिंधु नदी में। सिंधु नदी में। अरे अब तो सुना है, अब मत बोल देना सिंधु नदी नहीं सुनी है हमने। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन यही पूछा था उसने, बताओ सिंधु नदी की सहायक नदी उनमें से कौन सी है? ये ऑप्शन पड़े थे उसमें, तो ध्यान रखना। श्योक तो कौन सी नदी हो जाएगी? श्योक। और श्योक किस में मिलती? नुब्रा किस में मिलती है? श्योक में। और श्योक किस में मिलती है? सिंधु नदी में। तो ये लास्ट तक जो जा रही है वो सिंधु नदी है, जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट भी है, विवाद भी है। क्लियर है ना? सिंधु नदी समझौता वाला। क्लियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी? नुब्रा नदी को ही किस में मिल जाती है? श्योक नदी में। और श्योक नदी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। ये वाला भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। ये वाला ग्लेशियर समझ में आ चुका है अब। हाँ जी, अब देखो आगे का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा और अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि एक एग्जाम दे आ रहे हैं और दूसरा एग्जाम में नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। हर कोई सा भी एग्जाम दे आओ। सियाचिन ग्लेशियर कितना किलोमीटर का एरिया है जिस पर ये विवाद है? तो ध्यान रखना 72 किलोमीटर एरिया। कितना किलोमीटर एरिया है ये? 72 किलोमीटर एरिया है। इसको याद रखना पहला चीज़। दूसरा पूछेगा आप लोगों से कहाँ है ये? तो लिख लो यह है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। लगाओ सितारा, लगाओ भाई सितारा इस पे। काराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो ध्यान रखना ये किस में आता है? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये तो हो गया पुराना क्वेश्चन। लगाओ डबल सितारा इस वाले पॉइंट पे। क्या आएगा? पूछता है, ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर में एक श्रेणी आती है, एक श्रेणी आती है जिसे साल्टारो श्रेणी, जिसे साल्टारो श्रेणी कहते हैं, जिसे साल्टारो श्रेणी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि पूछेगा
भाई काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है वो तो सही है, बट आप लोग याद रखना सियाचिन ग्लेशियर में एक श्रेणी आती है, एक श्रेणी आती है, एक श्रेणी आती है जिसे साल्टारो श्रेणी। तो क्वेश्चन आता है साल्टारो श्रेणी कहाँ है, तो क्या बोलोगे सियाचिन ग्लेशियर में है। क्लियर है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी श्योक कितना किलोमीटर एरिया है, 72 किलोमीटर एरिया है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये था आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर। अब होता क्या है, ग्लेशियर है, स्केटिंग होती है, यहाँ पर क्या है बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है, तो स्केटिंग। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पर किसने अधिकार कर लिया था, कुछ हिस्से पर हमारे पाकिस्तान वालों ने। तो होता क्या है, यहाँ पर कुछ टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म का मतलब ज़्यादातर कौन आते हैं, जापानीज़। वो जापानीज़ आते थे, तो जो कश्मीर पे जितने पार्ट पर इन्होंने अधिकार कर रखा है, तो ये उन जगह पे कहते थे कि हाँ भाई यहाँ पर जाओ स्केटिंग कर लो, कौन, पाकिस्तान वाले। लेकिन वो उनको नहीं पता था, जो टूरिज्म आते थे, कि ये जगह इनकी है, वो थोड़ा कभी आगे भी चला जाते थे। तो इंडिया वाले कहते थे चलो कोई बात नहीं है भाई, इनको तो पता नहीं है, ऐसा करो उन्हें जाने दो। होता क्या था, ऐसा होता गया, और पाकिस्तान वालों ने देखा था अरे ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो हम आगे तक एरिया, तो वो अगली बार से क्या कहते थे, अरे जाओ भाई अपना ही एरिया है, जाओ आगे तक घूमाओ। अब जब ऐसा होने लगा तो ध्यान रखना इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसको याद रखना है। वो क्वेश्चन पूछता है कि ये कब चलाया गया था, तो 1984 1984 में इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाती है, जिसे ऑपरेशन मेघदूत, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछता है, जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आया है ऑपरेशन मेघदूत किसके खिलाफ चलाया गया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। किसने, नेवी नहीं, किसने, इंडियन आर्मी ने चलाया था। तो ये जहाँ से आगे आने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से पीछे को खदेड़ दिया गया। ये था सियाचिन विवाद, सियाचिन ग्लेशियर। ये आप लोगों का पाकिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और साथ ही साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।